साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच एक आदर्श निबंध के नमूने के क्रम में आज आप सभी को बताने वाली हूँ कि आप सभी यदि आईएएस, पीसीएस, आरओ या आरओ प्रेस्टिजियस सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो अवश्य ही निबंध के कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं, निबंध कैसे लिखे जाते हैं, निबंध की शुरुआत कैसे की जाती है, निबंध में अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए पैराग्राफ की क्या भूमिका है, किस प्रकार से कोटेशन आप सभी के निबंध को एक बहुआयामी आयाम देने के साथ अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, इसके संबंध में समस्त जानकारी इस निबंध के माध्यम से आज उपलब्ध कराने वाली हूँ तथा यह बताने वाली हूँ कि इस निबंध की ऐसी कौन कौन सी खूबियाँ हैं जिसके कारण यह निबंध अधिकतम अंक प्राप्त करने की क्षमता को रखता है। साथ में यदि इस निबंध में क्या सुधार कर दिया जाएगा जिससे 100% इस निबंध की सारी कमियां दूर हो सकती है। तो आइए जानते हैं इस निबंध के बारे में, जिसका टॉपिक है विश्व के एकीकरण हेतु भारत को अविकसित देशों के साथ महाशक्तियों के साथ संबंधों में नवीनता लाना आवश्यक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि यह निबंध किसके द्वारा लिखा गया है। यह निबंध आप में से ही एक होनहार युवा पुष्पेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया है और आज की इस निबंध के साथ एक निबंध और आप सभी के बीच लाया जाना है जिसे नेहा द्विवेदी ने लिखा है। इन दोनों निबंधों के माध्यम से आप सभी को इस टॉपिक पर बेहतर निबंध लिखने की रणनीति बताई जाएगी तथा निबंध का शुरुआत कैसे किया जाए इस टॉपिक पर, इसके संबंध में स्पेशल पैराग्राफ मेरे द्वारा स्वयं बनाकर आप सभी के बीच लाया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो निबंध की शुरुआत से पहले पुनः मैं एक बार टॉपिक बताती हूँ। विश्व के एकीकरण हेतु भारत को अविकसित देशों के साथ महाशक्तियों के साथ संबंधों में नवीनता लाना आवश्यक है। भारत स्वयं एक विश्व की भांति भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है। इन विविधताओं के बावजूद एक मजबूत लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत ने स्वयं को एक सशक्त देश एवं एक सशक्त अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित किया है। भारत ने समस्त विश्व के समक्ष यह प्रमाण प्रस्तुत किया है कि विविधताओं के बावजूद यदि मानवीय एकता को मूल में रखा जाए तो क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है। अतः अपनी विदेश नीति के मूल सिद्धांत वसुंधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक परिवार का अनुसरण करते हुए भारत विश्व एकता हेतु दुनिया के लिए मार्ग प्रशस्त करने हेतु कटिबद्ध है। इसी संकल्प की पूर्ति हेतु भारत समय समय पर अपनी नीतियों में नए आयामों को जोड़ता रहता है। 1947 में आज़ादी के बाद से वर्तमान समय में सफ़र में भारत ने अपनी विदेश नीति को अपने अनुभव के माध्यम से विकसित किया है। वर्तमान से पहले भारत का प्रयास वैश्विक व्यवस्था के प्रति अपनी नीतियों में संतुलन बनाए रखने का रहना था, परंतु वर्तमान में भारत अधिक विश्वास के साथ परिवर्तन की दहलीज पर खड़ा है और पूर्व की यथार्थवादी, आशावादी, संतुलन बिठाने वाली नीतियों के विरुद्ध मुद्दों पर आधारित व्यवस्था को अपनाया है। इस मुद्दों पर आधारित व्यवस्था के माध्यम से भारत एक ही देश के साथ कभी सहयोगी तो कभी प्रतिस्पर्धी की भूमिका में कार्य करता है। उदाहरण के लिए आर्थिक मुद्दों पर अमेरिका के साथ भारत की स्थिति तनावपूर्ण बनी रहती है, परंतु रक्षा व सामरिक मामलों में भारत अमेरिका का महत्वपूर्ण सहयोगी बनकर उभरा है। इसी प्रकार भारत व चीन के रिश्तों में सीमाओं पर विवाद के बावजूद चीन हमारा महत्वपूर्ण व्यापारिक सहयोगी बना हुआ है। अगर हम रूस की बात करें तो अमेरिका से बढ़ती नज़दीकियों के बावजूद यह देश भारत के लिए रक्षा उपकरणों की पूर्ति श्रृंखला का महत्वपूर्ण भागीदार बना हुआ है। इसी प्रकार फ्रांस भी भारत के सकारात्मक सहयोगी के रूप में उभरा है और समय समय पर भारत की नीतियों का सहयोगी सिद्ध हुआ। इंग्लैंड भी भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक सहयोगी बनकर उभरा है। भारत का उद्देश्य सदैव अपने प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय मामलों को नैतिक आधार प्रदान करना रहा है। भारत पड़ोसी देशों एवं संकट का सामना कर रहे देशों के लिए अपनी सेवा के विस्तार में किसी परिसीमा को नहीं मानता है। भारत श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की मदद को तत्पर रहता है। आसियान देशों और अरब देशों निरंतर व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने हेतु प्रयासरत है। इसके अतिरिक्त भारत अफ्रीकी देशों और दक्षिण अमेरिका के देशों के साथ व्यापारिक व सामरिक दृष्टि से संबंधों को प्रगाढ़ करने हेतु तरह तरह के कदम उठाता रहता है। इनके अलावा यदि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बात करें तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में इस संस्था को फंड और सैन्य
शक्ति मुहैया कराता है, जिसके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र विश्व के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाता है। भारत, सार्क, आसियान, अफ्रीका यूनियन, बिम्स्टेक, ब्रिक्स, G20, G7 अरब देशों के समूहों के साथ निरंतर संबंधों को मजबूत करने हेतु कभी सहयोगी देश के रूप में संपर्क में बना रहता है। भारत सदैव विश्व की भलाई हेतु वैश्विक एकता का समर्थन साबित हुआ है। भारत सभी देशों को एक सूत्र में बांधने हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का सूत्रधार बनकर उभरा है, जैसे एक सूर्य, एक दुनिया, एक ग्रिड कार्यक्रम, वन अर्थ, वन हेल्थ कार्यक्रम आदि। इसके अलावा भारत ने अपने फायदे और वैश्विक हितों को साधने के लिए कूटनीतिक संबंधों को विकसित करने के प्रयास में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कई साझेदार और सक्रिय देशों के साथ संबंध बनाए हैं। भारत ने हिंद प्रशांत और मध्य पूर्वी देशों के साथ, दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में पड़ोसी देशों के साथ भी अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किया है। यूरोपीय राष्ट्रों के साथ भी भारत के संबंध बढ़ रहे हैं। वर्तमान में महामारी के वक्त भारत कई छोटे बड़े देशों का मददगार बना हुआ है। भारत ने अथक प्रयासों और विभिन्न देशों के साथ रिश्ते प्रगाढ़ करने के मार्ग में विभिन्न प्रकार की चुनौतियां बनी रहती है, जैसे आतंकवाद, सीमा विवाद, आपसी प्रतिस्पर्धा एवं विभिन्न देशों के मध्य आर्थिक असमानता, गरीबी, नस्लीय व जातीय श्रेष्ठता की भावना, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई विवाद, वैश्विक मंचों पर भागीदारी में प्रतिनिधित्व में असमानता, राजनीतिक ढांचों की असमानता, नव साम्राज्यवादी विचारधारा आदि। इनके अलावा सूचना व तकनीक ने हमें आर्थिक व व्यापारिक दृष्टि से तो जोड़ा है, परंतु सामाजिकता के मामले में यह दूरियां बढ़ाने वाला साबित हुआ है। हम ग्लोबल नागरिक तो बन गए हैं, परंतु पारिवारिक, सामाजिक और वैश्विक दायित्वों को निरंतर खोते जा रहे हैं। इन समस्याओं के बावजूद आज दुनिया के सभी देश कदम से कदम मिला के उन्नति के मार्ग पर अग्रसर है। समस्याओं का समाधान करके एक आदर्श वैश्विक व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है। इसके लिए आतंकवाद को समाप्त करना, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी महत्वपूर्ण संस्था में प्रतिनिधित्व की उचित व्यवस्था करना, नव साम्राज्यवादी शक्तियों पर लगाम लगाना, ऋण जाल में फंसे देशों की मदद करना, वैश्विक भाईचारे को समर्थन करना, सामाजिक समरसता का प्रचार प्रसार करना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के विचार को फैलाना, कलाकार प्रतिस्पर्धा के स्थान पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विश्व के किसी भी कोने में मानवीय मूल्यों की रक्षा की जानी चाहिए। इसके अलावा सीमाओं के विवादों का निपटारा वार्तालापों के माध्यम से जल्द किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को न्यायपूर्वक एवं बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए। गरीब देशों के विकास हेतु सभी प्रकार की आवश्यकताओं हेतु अनुदान या सस्ती दरों पर ऋण की व्यवस्था की जानी चाहिए। निष्कर्ष यह कहा जा सकता है कि भारत विश्व के विभिन्न देशों संस्थाओं के साथ संबंधों को मजबूत कर स्वयं को एक वैश्विक हितों को साधने का निरंतर प्रयास कर रहा है, परंतु अभी वैश्विक एकता को सशक्त करने, स्थापित करने के लिए काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है। बदलते वक्त और परिस्थितियों के साथ बदलते नए भारत को अपनी नीतियों को प्रभावी बनाए रखने हेतु उसमें नवीनता को समावेशित करने की आवश्यकता होगी, जिसके माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की तर्ज पर एक विश्व आदर्श विश्व को श्रेष्ठ विश्व की स्थापना भारत अग्रणी भागीदार बनकर उभरेगा। साथियों, इस निबंध की जो खास बात थी पहले मैं उस पर डिस्कस करूँगी, और इस निबंध की जो विश्लेषण क्षमता और प्लस जो तथ्य थे उसके संबंध में डिस्कस करूंगी। उसके बाद इस निबंध में क्या सुधार अपेक्षित था ये भी डिस्कस करने वाली। सबसे बड़ी बात है, इस निबंध का जो निष्कर्ष था वो अल्टीमेट किया गया है। निबंध के जो निष्कर्ष इसमें जो आप देख रहे हैं इसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, ठीक है। इस निबंध में कमी कहाँ है, आप यहाँ देखिए। निबंध की जो शुरुआत की गई है, ठीक है, यहाँ आपको हर पैराग्राफ में विश्व एकीकरण के अंतर्गत, क्योंकि जब भी निबंध लिखते हैं फ्रेंड्स तो हमेशा टॉपिक को आप देखा करिए, टॉपिक क्या डिमांड कर रहा है, टॉपिक क्या पूछ रहा है। विश्व के एकीकरण, ठीक, भारत के अल्पविकसित देश और महाशक्ति, और संबंध और टॉपिक किससे संबंधित है, भारत की विदेश नीति, ठीक है। तो इसमें लगभग 5 टॉपिक समायोजित है। पहला टॉपिक है भारत की विदेश नीति, जो कि इस निबंध में संपूर्ण आयाम शामिल किए गए, यहाँ पे ये परिपक्व है। दूसरा, अल्पविकसित देश के साथ संबंध, ये भी परिपक्व है इस निबंध में। अल्पविकसित देश भी कंप्लीट कर रहा है, और अल्पविकसित देश में जो दोनों कंट्रीज आते हैं, अर्थात अपने जो पड़ोसी हैं और जो अन्य
कॉन्टिनेंटल मतलब कि महाद्वीप के जो देश है उसके साथ जो इसमें तथ्य शामिल किया गया इस निबंध में वो परिपक्व है। तीसरा, महाशक्तियों के साथ संबंध जो दिखाया गया वो भी जो तथ्य है वो सारे बिल्कुल ठीक है, लेकिन तथ्यों की प्रस्तुति कैसे की जानी है, विश्लेषण क्षमता कैसे की जानी है, ये महत्वपूर्ण भूमिका होता है नंबर अधिकतम प्राप्त करने के लिए। जैसे इसमें आप देखेंगे कमी, पहले तो शुरुआत परिपक्वता के साथ इस निबंध में नहीं है, ठीक है। हालांकि ये निबंध अधिकतम अंक प्राप्त करने की पूरी क्षमता को डेवलप कर रहा है, थोड़ी बहुत सुधार कर दिया जाए तो यह निबंध परिपक्व हो जाएगा। मैं यह निबंध आप सभी को इसलिए लाई हूँ कि इस निबंध के सारे मैटर को आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन क्या करना चाहिए के संदर्भ में, ठीक है। तो आप ये पहला पैराग्राफ को मुख्य अंश में शामिल करेंगे और 1947 से आज़ादी के बाद से वर्तमान समय के सफ़र में भारत ने अपने विदेश नीतियों को अपने अनुभव के माध्यम से विकसित किया है। ये भी काफ़ी परफेक्ट शुरुआत किया गया मुख्य अंग के रूप में, ठीक है। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, इसमें जो मुख्य भाग है, इस मुद्दे पर आधारित व्यवस्था के माध्यम से भारत एक ही देश के साथ कभी सहयोगी, तो ये इस पैराग्राफ में कहीं पे भी आप विश्व के एकीकरण के लिए शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। साथियों, निबंध में आप ट्रैक से भटक नहीं सकते हैं। ये निबंध पूछा जा रहा है विश्व के एकीकरण के लिए भारत को अल्पविकसित देशों के साथ महाशक्तियों के साथ संबंध प्रगाढ़ करने होंगे। तो हर पैराग्राफ में आपको विश्व के एकीकरण के लिए भारत क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए, क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या समाधान हैं, ये आपके दिखने चाहिए, ठीक है। तो जो मुख्य भाग है उसमें उपलब्धियां वर्तमान में भारत सरकार द्वारा जो विदेश नीति के अंतर्गत विश्व के एकीकरण के लिए कार्य किए जा रहे हैं वे सारे आयाम आने चाहिए। जैसे ये सारा पैराग्राफ परफेक्ट है, पर इसको ये लिखना है, जैसे यहाँ लिखा गया कि इस मुद्दे पर आधारित व्यवस्था के माध्यम से, यहाँ पे ये लिखना चाहिए कि विश्व एकीकरण के लिए भारतीय विदेश नीति एक ही देश के साथ कभी सहयोगी तो कभी प्रतिस्पर्धी की भूमिका में कार्य कर रहा है, करता है नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि विदेश नीति हमेशा वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में सशक्त होना चाहिए, भविष्य के रूप में भी सशक्त होना चाहिए, और हम पास्ट को देखते हुए अपने फ्यूचर को स्ट्रांग बनाने के लिए नेशनल इंटरेस्ट के लिए वर्क करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम शुरुआत बताएं, विश्व के एकीकरण के लिए भारत एक ही देश के साथ कभी सहयोगी तो कभी प्रतिस्पर्धी की भूमिका में कार्य करता है, उदाहरण के लिए, और बाकी एजिटीज रहेगा। बस थोड़ा सा आपको शब्दों का हेर फेर करना है, यही होता है राइटिंग स्किल। साथियों, मैं प्रयास कर रही हूँ आप सभी को ABCD के माध्यम से ऐसे राइटिंग में परफेक्ट कर देना, ताकि ऐसे राइटिंग में आप सभी मैथमेटिकल नंबर प्राप्त कर सकें। फ्रेंड्स, दिस इज़ पॉसिबल। बस आपको आर्ट आना चाहिए। प्रत्येक पैराग्राफ में आप अपने निबंध के जो मेन टॉपिक है उसको ज़रूर कवर करेंगे। तो यहाँ पे बस विश्व एकीकरण के लिए बस यही शब्द जोड़ना है, फिर सेम आपका ये मैटर टोटल रहेगा, कहीं कोई इसमें कमी नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी लिखेंगे विश्व के एकीकरण के उद्देश्य से भारत सदैव अपने प्रयासों में, अब देखिए इसको कैसे यहाँ पे इस पैराग्राफ में कहाँ से करना चाहिए, भारत का उद्देश्य सदैव, जैसे लग रहा है नहीं है, रहना चाहिए, क्योंकि पूछा गया आवश्यकता है, अर्थात आपसे इसमें डिसीजन मेकिंग फॉरेन पॉलिसी के लिए पूछा जा रहा है, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जा रहा है कि आपको क्या क्या दृष्टिकोण अपनाना है। तो यहाँ पे लिखना है भारत विश्व के एकीकरण के उद्देश्य से सदैव अपने प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय मामलों को नैतिक आधार प्रदान करता रहा है। भारत पड़ोसी देशों एवं संकट का सामना कर रहे देशों के लिए अपनी सेवा के विस्तार में किसी परिसीमा को नहीं मानता है, बल्कि और फिर यहाँ पे जो भी चीज़ है परफेक्ट, ये निबंध एक तरह से मैं कहूँगी परफेक्ट है, बस शब्दों में थोड़ा बहुत हेर फेर कर दिया जाएगा तो ये निबंध अधिकतम अंक प्राप्त करने की क्षमता रखता है। तो फ्रेंड्स, जहाँ मैं आप सभी को करेक्शन करवा रही हूँ, अवश्य उसको करेक्शन करके इस निबंध को आप अवश्य ही तैयार करें। नेक्स्ट पैरा देखिए आप, इस निबंध में ये जो शब्द लिखा गया है अल्टीमेट है, एक सूर्य एक दुनिया एक ग्रीड कार्यक्रम वन अर्थ। साथियों, मैं हमेशा कहती हूँ कोटेशन जरूर प्रयोग किया करिए। आप सभी कोटेशन के रूप में बहुत कुछ प्रयोग कर सकते हैं इस निबंध में। आप सभी के पास बहुत सारी संभावनाएं हैं। जैसे आप यहाँ ये भी प्रयोग कर सकते हैं, पंचशील नियमों, पूर्ण परमाणुक निःशस्त्रीकरण, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की भावना को बढ़ाएंगे, नस्लवाद, रंगभेद, उपनिवेशवाद, नव साम्राज्यवाद को घटाएंगे। इस प्रकार से आप भारत की निरंतरता
का क्रम जो विदेश नीति का है उसको आप अपने कोटेशन के माध्यम से बयां कर दिए। तो इस प्रकार के कोटेशन के माध्यम से फ्रेंड्स आप 2 लाइन में भारत की विदेश नीति की निरंतरता और परिवर्तनीयता को भी आप बयां कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे द्वारा कुछ कोटेशन आप सभी को उपलब्ध कराया जाना है, ठीक है, जिसमें प्रयास मेरे द्वारा ये किया जाएगा कि भारत की विदेश नीति और भारत के अन्य देशों के साथ जब आप संबंध स्थापित करने से संबंधित निबंध लिख रहे हैं तो उन सारे निबंधों में उस कोटेशन का आप प्रयोग कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाएगा उस कोटेशन का मेरे द्वारा कि आप उन तमाम निबंध में उन सारे कोटेशन का प्रयोग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देखिए कैसे इस निबंध में व्यापकता प्रदान किया गया। ऐसे इस निबंध में सब अल्टीमेट है, जैसे यहाँ पे भारत के अथक प्रयासों और विभिन्न देशों के साथ रिश्ते प्रगाढ़ करने के मार्ग में विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ बनी रहती है, ठीक है। और फिर यहाँ पे चुनौतियों को कॉमा के माध्यम से लिखा गया है, जो कि विश्लेषण का सबसे बेस्ट फार्मूला है, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ फ्रेंड्स कि आप सभी कभी भी हेडिंग के माध्यम से चुनौती समाधान न लिखें, बल्कि हमेशा कॉमा के माध्यम से लिखें। अब यहाँ पे क्या कमी है ये भी देखिए और क्या खूबसूरती है ये भी देखिए। खूबसूरती ये है कि कॉमा के माध्यम से विभिन्न चुनौतियों को एक ही पैराग्राफ में समायोजित कर दिया गया। कमी क्या है, टॉपिक को ध्यान में नहीं रखा गया। टॉपिक पे ये हर पैराग्राफ में आप टॉपिक से भटकेंगे नहीं, हर पैराग्राफ आप टॉपिक के साथ चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखना चाहिए था भारत विश्व के एकीकरण के लिए अथक प्रयास कर रहा है, बावजूद विभिन्न देशों के साथ रिश्ते प्रगाढ़ करने में विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ आज महसूस कर रहा है, देख रहा है जैसे, और फिर एजिटिव फॉर्म में इसको लिख देना है। अर्थात ये निबंध अल्टीमेट है, बस थोड़े से परिवर्तन करिए। और वैसे भी साथियों मेरा उद्देश्य है आप सभी को प्रशिक्षित कर देना निबंध राइटिंग में, ताकि आप मैथमेटिकल नंबर प्राप्त कर सके। जो भी युवा इस क्लास को बहुत ही गंभीरता के साथ अध्ययन कर रहे होंगे, मेरे बताए गए रणनीति को फॉलो करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, आंसर राइटिंग की स्किल को डेवलप करने के लिए हर सप्ताह निबंध लिखेंगे, 100% फ्रेंड्स आप मैक्सिमम अंक प्राप्त करेंगे। और इस मैक्सिमम अंक के माध्यम से आप न सिर्फ आईएएस प्रॉपर बनेंगे, बल्कि पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें भी आप प्रॉपर पीसीएस बनेंगे। आरओ के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप 100% बेस्ट रैंक भी प्राप्त करेंगे। तो साथियों हमेशा आपका दृष्टिकोण अपने टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। आप सभी द्वारा उपलब्ध जो ऐसे जितना मुझे प्राप्त हुआ उनमें आज मात्र मैं 2 निबंध को इसी क्रम में ला रही हूँ, ताकि आपकी स्किल को डेवलप किया जा सके, क्योंकि समझाने के लिए आपसे बेहतर निबंध और कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि किस प्रकार की चुनौतियों को दूर किया जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी देखिए समस्याओं के बावजूद जितने भी समाधान पक्ष इसके किए गए निबंध में गजब के हैं, कोई कमी नहीं है, ठीक है। निश्चित रूप से और भी समाधान हो सकते हैं, लेकिन आपके पास शब्दों की कमी होती है, ठीक है। उसके क्रम में फ्रेंड्स आप सभी सीमित शब्दों में अपने सुझाव देते हैं, तो ये समस्या का जो समाधान बताया गया ये भी अल्टीमेट है। लेकिन इस पैराग्राफ में फिर भटकाव आप देखेंगे पहले लाइन से, फिर आप लिखेंगे अतः विश्व के एकीकरण के लिए भारतीय विदेश नीति में विभिन्न समस्याओं के बावजूद भारत को दुनिया के सभी देशों, फिर जाके एडिटेड फॉर्म में यही आपको उतार देना है, ठीक है। यानी पहला जो लाइन है फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहती हूँ जब भी नए नए आप भाग में प्रवेश करें, फिर से सुने, जब आप प्रस्तावना लिखें तो प्रस्तावना में आपके निबंध के सारे पार्ट आ जाने चाहिए, ठीक है। हमेशा निबंध को पहले पार्ट वाइज बांट लीजिए कि निबंध क्या क्या डिमांड कर रहा है, ठीक है। दूसरा जो मुख्य भाग आता है, हर मुख्य भाग के प्रत्येक पैराग्राफ जब आप चेंज करते हैं 2 से 3 भाग में आपके मुख्य पार्ट आते हैं, उसमें भी आपके निबंध के पार्ट आने चाहिए, अर्थात टॉपिक आने चाहिए, सब टॉपिक आने चाहिए, ठीक है। पिछले क्लासेस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि निबंध के टॉपिक और सब टॉपिक का चयन आप कैसे करते हैं, तो आप अवश्य ही क्लासेस को देखेंगे। दूसरा चीज़ साथियों, जब भी आप चुनौतियों को लिख रहे हैं तो फिर टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जो कि अभी मैं आपको बताई हूँ कि विश्व के एकीकरण के लिए भारत के समक्ष अनेक चुनौतियाँ हैं, फिर आप उसको कॉमा के माध्यम से लिखिए। समस्याओं का समाधान क्या भी मैं जस्ट बता दी, ऐसे ही निष्कर्ष भी बेहतर करिए, क्योंकि इस निबंध में निष्कर्ष काफ़ी बेहतर है और यह कहा जा सकता है कि परफेक्ट है, ठीक है। तो साथियों आज मैं आप सभी को पुष्पेन जी
के इस ऐसे के माध्यम से आपको बताई कि एक बेस्ट ऐसे कैसे लिखा जाता है। यह निबंध अधिकतम अंक प्राप्त करने की क्षमता को विद्यमान करता है, बशर्ते कि बस 1 से 2 लाइन सुधार लें। और मुझे पूरा पता है कि आज वो परफेक्ट की श्रेणी में ज़रूर पहुंचेंगे यदि इस क्लास को ढंग से सुने होंगे तो। अब मैं आप सभी के सामने नेहा द्विवेदी की ऐसे को लाने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं नेहा द्विवेदी द्वारा लिखित ऐसे को। ठीक है, लास्ट में आप सभी को मैं इन दोनों निबंध की जो मुख्य कमियां थी, शुरुआत कैसे करें, उसको कैसे सुधारा जाए, उसको मैं बताऊंगी। हालांकि ये दोनों निबंध काफ़ी अच्छा है, मैक्सिमम अंक प्राप्त करने की क्षमता रखता है। और जो बस 1 से 2 लाइन का सुधार मैं बताई हूँ, वो सुधार यदि इस निबंध में कर लिया जाए तो अधिकतम अंक इस निबंध में प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कैसे स्टार्ट किया गया। किसी भी अन्य देश की तरह भारत के एकीकरण हेतु अपने प्रभाव क्षेत्र को व्यापक बनाते समय राष्ट्रों में अपनी भूमिका बढ़ाने और एक उभरती हुई शक्ति के रूप में अपने को स्थापित करने की परिकल्पना को साकार करने हेतु विकासशील, विकसित व पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को नवीनता प्रदान करनी होगी। ठीक, भारत इस ओर अग्रसर भी है जिससे 21वीं सदी भारत की सदी बनाने के सामने सपने को साकार रूप दिया जा सके। देखिए इस प्रथम पैराग्राफ में फ्रेंड्स, विश्व के एकीकरण, ठीक है, और जो अन्य भाग थे उसको समायोजित किया गया है, लेकिन जो बेस्ट फॉर्म होता है उसको कैसे करना है, इसमें थोड़ी बहुत कमियां इसमें रह गई हैं। दूसरा जिसका पैराग्राफ है वो काफ़ी अच्छा है, और तीसरा भी। देखिए, विगत कुछ वर्षों में भारत की विदेश नीति परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। हाल ही में रायसीमा डायलॉग में यह भी बात स्पष्ट हुई है, भारत गुटनिरपेक्षता के अतीत से बाहर आ चुका है। वह अपने चतुर्मुखी विकास हेतु बहुपक्षीय संस्थाओं व गुटों से अपनी स्थिति मजबूत करने में सफल रहा। दरअसल अब देखिए, सफल रहा। हर पैराग्राफ में अपेक्षित है कि आप विश्व के एकीकरण हेतु अल्प विकसित और महाशक्तियों के साथ संबंध बनाने के लिए भारत क्या कर रहा है, इसके बारे में फोकस करिए, क्योंकि इसी के लिए बहुत ज़्यादा शब्द हो जाते हैं। तीसरा पैराग्राफ देखिए, दरअसल स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की नींव देश के परिभाषित सिद्धांतों और मूल्यों के अनुरूप रखी गई थी, जिसका लक्ष्य भारत के हितों की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना था। शीत युद्ध काल में 2 ध्रुवों में बटी दुनिया ने भारत के समक्ष कुछ संशयों को प्रस्तुत किया था। इन्हीं के मद्देनज़र भारत ने कूटनिरपेक्षता के विकल्प को बेहतर माना। इसके पश्चात सही अर्थों में भारत की कूटनिरपेक्ष कूटनीति ही शीतकाल युद्ध की प्रतिनिधि रही। इस पैराग्राफ की कोई आवश्यकता नहीं थी, और बहुत लिखना है तो 2 लाइन में कंप्लीट करिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स बहुत लेंदी है। इस क्रम में साथियों, आप विश्लेषण का जो पक्ष आपका है अपने टॉपिक से ही रहना चाहिए। आप एक देश के साथ संबंध लिखेंगे तो कम से कम 1000 शब्द कम पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे तो अल्पविकसित देश के बारे में लिखना है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य पे आप ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, तो अब आप देखिए, हालांकि शीत युद्ध काल में गुट निरपेक्षता सक्रियता के साथ यहाँ पे गुट निरपेक्ष नीति को इसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, जबकि गुट निरपेक्ष नीति का यहाँ फोकस करने की आवश्यकता ही नहीं थी। ठीक है, ऐसे स्वाभाविक था कि भारत अपने परंपरागत मार्ग को बदले। हाँ, यहाँ से, हालांकि शीत युद्ध काल में गुट निरपेक्षता शांतिपूर्ण सक्रियता के साथ न केवल आगे बढ़ी बल्कि कुछ खास उपलब्धियां भी प्राप्त की, जिन्हें इतिहास कभी नहीं भुला सकता। सोवियत संघ के पतन और बर्लिन दीवार के टूटने के बाद द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था समाप्त हुई और विश्व का उदय, न्यूक्लियर विश्व का उदय हुआ, जिसका शक्ति केंद्र अमेरिका बन गए। इस पैराग्राफ की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। ऐसे में स्वाभाविक था कि भारत अपने परंपरागत मार्ग को बदले और नए परिवेश में नई आवश्यकताओं के अनुरूप विदेश नीति की ठोस बुनियाद रखे। भारत ने इस दिशा में बढ़ना भी शुरू किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा ने परंपरागत नीति के आर्थिक कूटनीति में वैश्वीकरण जोड़ा, जिससे विदेश नीति में एक नई दिशा मिली। इसके बाद ही भारत एक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा और आज पोखरण 2 के लगभग 22 साल बाद अपने वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। इस पैराग्राफ में को बहुत लिखना है तो 2 लाइन में लिखना है। कैसे लिखना है? लिखना है 1990 का दशक भारत की विदेश की नीति के लिए एक व्यापक परिवर्तन का दौर है, जब वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण के दौर में भारत ने पड़ोस प्रथम नीति के साथ महाशक्तियों के साथ
ट्रैक 1 ट्रैक कूटनीति के माध्यम से व्यापक बदलाव किया। बस इतना ही लिखिए, ज़्यादा नहीं लिखिए, क्योंकि वर्तमान पे आपको फोकस करना है, न कि पास्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। तो बस आपको, क्योंकि देखिए भारत की विदेश नीति में कब कब परिवर्तन आया। सबसे पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बनाया गया भारत की विदेश नीति। उसके बाद जो दूसरा बदलाव देखेंगे वो 1990 के दशक में देखेंगे। तीसरा बदलाव कब देखेंगे? तीसरा बदलाव आप इस 21वीं सदी, अब विशेष तौर पे कोविड काल में व्यापक परिवर्तन हुआ है। इन सारे चारों परिप्रेक्ष्यों को उठाएंगे। पहला, स्वतंत्रता के साथ, जिसे आप 2 से 3 लाइन में कवर करेंगे। दूसरा, 1990 के दशक में जब भारत की विदेश नीति का व्यापकताकरण किया गया, विभिन्न प्रकार की नीतियां भारत द्वारा 1990 के दशक में अपनाई गई, जिसे आप मात्र कॉमा के माध्यम से लिखेंगे। जैसे अमेरिका के साथ जो अन्य महाशक्तियां थे उनके साथ संबंधों में परिवर्तन किया गया था 90 के दशक में पहली बार। लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक फॉर वेस्ट पॉलिसी, जापान, ईयू, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, चीन के साथ संबंधों में परिवर्तन किया गया। और भारत ने इप्सा, ब्रिक्स, बिम्स्टेक कूटनीति को हाल में बहुत ज़्यादा बल दिया है। जो क्षेत्रीय संगठन है उसके माध्यम से भारत विश्व के एकीकरण के लिए अनेक कार्य कर रहे हैं। आप देखते होंगे जब भी कोई वैश्विक बैठक होता है उसमें भारत क्या बोल रहा है, भारत की क्या नीतियां हैं, भारत आगे क्या करने वाला है, विश्व देखता है भारत कौन सी नीति अब आगे बढ़ाने वाला है। क्योंकि भारत में बहुत बड़ा मध्यम वर्ग है और वर्तमान परिदृश्य 21वीं सदी का दौर है, जिसमें अर्थव्यवस्था, आर्थिक सक्रियता काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस क्रम में फ्रेंड्स, आप जो मेन आयाम है उसी को इसमें आप शामिल करेंगे, क्योंकि विश्व का एकीकरण अर्थव्यवस्था से ही परिपक्वता की ओर आगे बढ़ रहा है। तो इस पैराग्राफ में मात्र 2 पॉइंट लिखना था। 1990 के दशक में जो विदेश नीति का व्यापकताकरण किया गया उसको। अब आइए, बिल्कुल पड़ोसी देश भारत को कमज़ोर था ताकतवर बनाने में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं, इसलिए भारत ने अपनी विदेश नीति में इस विशिष्टता को महत्वपूर्ण स्थान दिया। डिप्लोमेसी विद नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव को ही साथ लेकर चलने की कोशिश नहीं की, बल्कि पाक के साथ भी हार्ट टू हार्ट डिप्लोमेसी के जरिए दुनिया को सामने मिसाल पेश किया। ये पैराग्राफ जो है बिल्कुल प्रासंगिक है, अच्छा है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यह अलग बात है कि पाक भारत के साथ थोड़ी दूरी तय नहीं कर सका और परिणाम स्वरूप पुलवामा के पश्चात सर्जिकल स्ट्राइक कर न केवल पाक के दुस्साहस का उत्तर दिया, बल्कि दुनिया को यह संदेश भी दिया कि भारत विरोधी की ताकतों के खिलाफ भारत फिजिकल रिस्पांस की रणनीति को परहेज नहीं करेगा। ये भी पैराग्राफ आप डाल सकते हैं। भारत इस ओर एक कदम बढ़ाते हुए भारत ने अमेरिका और जापान के साथ गठबंधन बनाने के साथ ही रूस और चीन के प्रति अपने परंपरागत संबंधों को बनाए रखने की कोशिश की। ये भी पैराग्राफ आपका बेस्ट है। उदाहरण के तौर पर क्वाड की स्थापना के सक्रिय भूमिका निभाई, तो दूसरी तरफ ब्रिक्स और शंघाई संगठन सहयोग संगठन में भी सहभागी बना। भारत ने इस दिशा में आगे बढ़ते हुए अपनी विदेश नीति में फॉरवर्ड रिशेपिंग और रिवैल्यूएटिंग जैसे विशेषताओं को बराबर स्थान दिया। इस ओर केंद्र सरकार द्वारा कई नीतियों का क्रियान्वयन किया जिससे भारत को एक नई दिशा दी जा सके। उदाहरण के तौर पर फॉरवर्ड ट्रैक, नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और इनफॉर्मल डिप्लोमेसी आदि के द्वारा भारत की सभ्यता शक्ति को कूटनीति का हिस्सा बनाया। यह भारत की आत्मनिर्भर विदेश नीति के लिए आवश्यक भी था। विश्व एकीकरण हेतु भारत के अन्य देशों के साथ संबंधों की नवीनता। देखिए यहाँ पे पैराग्राफ की शुरुआत काफ़ी अच्छा किया गया है, लगा कि अब जाके फिर से ये टॉपिक के इर्द गिर्द आ गए हैं। ठीक है, तो साथियों ये जो पैराग्राफ है इस दौर में यहाँ पे भी विश्व के एकीकरण के लिए हर जो भी आप पैराग्राफ लिखेंगे विश्व के एकीकरण जरूर शब्दों का प्रयोग करेंगे, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आप भटके नहीं हैं। इस प्रकार भारत की कार्यवाही की स्थापना स्वागत योग्य है, परंतु जटिल मुद्दों और नीतियों पर बारीक व दीर्घकालिक दृष्टिकोण की भी आवश्यकता है। अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता से भारत की रणनीतिक स्वायत्तता में कमी आ सकती है, इसलिए आवश्यकता है संबंधों में संतुलन रखा जाए। कुल मिलाकर भारतीय विदेश नीति के परंपरागत रूढ़िवादी तत्व निष्प्रभावी हुए हैं और विदेश मामलों में आवधिक पहल पर जोर बढ़ा है। आज विश्व व्यवस्था में जिस तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं उसमें भारत का स्ट्रक्चरल, इंस्टीट्यूशनल
और विचारों के स्तर पर बहुत से सवालों को तलाशना होगा ताकि भावी चुनौती से निपटने की रणनीति पहले ही तैयार की जा सके। जो चुनौती से संबंधित इफेक्ट है वो भी ठीक है। भारत को यह बताना होगा कि वह विश्व शक्ति बनने की प्रक्रिया में है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्राथमिकताओं को परिभाषित करने की योग्यता रखता है। जॉन एफ कैनेडी की ये पंक्तियां हमें बहुत ही कुछ सिखाती है। घरेलू नीतियों की गलतियां हमें हरा सकती है, विदेश नीति की गलतियां हमें जान ले सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस निबंध का जो संपन्नता किया गया है काफ़ी सराहनीय है। लेकिन साथियों, मैं आपको कहूँगी कि इस निबंध में जो भी फैक्ट का समायोजन किया गया है अल्टीमेट है। बस आप सभी निबंध को शुरुआत करें, संपन्न करें, मुख्य भाग लिखें, चुनौती लिखें, समाधान लिखें। हर जगह आप टॉपिक से रिलेटेड शब्दों का जरूर पढ़ें, क्योंकि आपका टॉपिक क्या है? आपका टॉपिक है विश्व के एकीकरण हेतु। ठीक है, विश्व के एकीकरण हेतु भारत को अल्पविकसित देशों के साथ, महाशक्तियों के साथ संबंधों में नवीनता लाना होगा। तो प्रत्येक पैराग्राफ में आप विश्व के एकीकरण शब्द, इन 3 शब्दों का प्रयोग अनिवार्य रूप से करेंगे ही करेंगे। तो आइए जानते हैं इस टॉपिक पर आप निबंध की शुरुआत कैसे करेंगे, क्योंकि शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण होता है। साथियों देखिए, शुरुआत आप निबंध को ऐसे करेंगे और इसमें आप गौर करेंगे इस निबंध की शुरुआत के क्रम में निबंध से संबंधित जितने भी टॉपिक है, भारत की विदेश नीति, विश्व की एकीकरण, अल्पविकसित देश, महाशक्ति, ये सभी तत्वों को इसमें शामिल किया गया है। गौर से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, तब आप इस आर्ट को डेवलप कर लेंगे। मात्र ये एक आर्ट है और कुछ नहीं है। जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि आज भारत महाशक्ति राष्ट्र बनने की श्रेणी में प्रवेश कर चुका है, जिसके क्रम में भारत की भूमिका विश्व के एकीकरण हेतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो गई है। इन्हीं सभी कारकों के परिप्रेक्ष्य में भारतीय विदेश नीति के अनेक तत्वों में आज निरंतरता के साथ परिवर्तनीयता के आयाम भी देखे जा रहे हैं। हर्ष की बात है कि भारत अपनी इस भूमिका में पूर्व की भांति पड़ोस राष्ट्र प्रथम नीति के साथ तृतीय विश्व के नेतृत्व की क्षमता को जारी रखा है, बल्कि महाशक्ति राष्ट्रों के साथ द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संबंधों में बहुमुखी रूप से ट्रैक 1 ट्रैक 2 कूटनीति को बढ़ावा दे रहा है। चूँकि हम 21वीं सदी में बहुत कुछ बदलाव देख रहे हैं और आज का वैश्विक परिवेश सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी रूपों से बदल चुका है। खासतौर पर कोविड-19 की स्थिति में एक नवीन बदलाव को भी देखा जा रहा है। अतः अब भारत को उक्त स्थिति के दृष्टिगत अपनी विदेश नीति में कुछ नवीनता के साथ नए दृष्टिकोण को भी शामिल करना होगा। उसके बाद साथियों अपने निबंध के जो मुख्य पार्ट हैं उसको शामिल करेंगे, लिखेंगे, सीधे लिखेंगे। शामिल क्या करना होगा कि अतः आज भारत विश्व के एकीकरण के लिए जो वर्तमान में जितनी भी भारतीय विदेश नीति का आयाम है, चाहे उसके निरंतरता हुए, परिवर्तनीयता हुए, ठीक है, निरंतरता अच्छी, ये बताइए भारत की विदेश नीति के ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो निरंतर, मतलब जब बना था तभी से चल रहा था? कौन कौन? यूएनओ का समर्थन अभी भी भारत कर रहा है, पंचशील, रंगभेद, नौपनिवेशवाद, ठीक, साम्राज्यवाद, उपसाम्राज्यवाद, नस्ल भेद का विरोध करता है। ठीक है, किसका विरोध करता है? रंगभेद, नौपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, रंगभेद, उपसाम्राज्यवाद, नस्ल भेद का विरोध करता है। समर्थन किसका करता है? यूएनओ का समर्थन करता है, पंचशील का समर्थन करता है, नियो की स्थापना का समर्थन करता है, तृतीय विश्व की एकता का समर्थन करता है, पूर्ण परमाणु निःशस्त्रीकरण का समर्थन करता है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, अधिकार का समर्थन करता है, अहस्तक्षेप, विसैन्यीकृत लोकतंत्र का समर्थन करता है। तो इसको जितना फैक्ट अभी मैं बताई हूँ, जिसके क्रम में आप कैसे इसको जो शामिल करेंगे, विश्व के एकीकरण हेतु, ठीक है, अल्पविकसित देशों के साथ संबंध बनाने और महाशक्तियों के साथ संबंध को प्रगाढ़ बनाने के लिए भारत ने अपने विदेश नीति के कुछ ऐसे तत्व हैं जिसको निरंतरता के क्रम में, जो कुछ तत्व है उसके बाद जितना मैं बताई हूँ आपको, उसको कॉमा के माध्यम से लिखिए। अब जो परिवर्तन हुए, परिवर्तन के क्रम में आप अल्पविकसित देशों के साथ जो संबंध में परिवर्तन आया है, ठीक है, उसको आप आरंभ करिए। अब फिर क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या समाधान है, निष्कर्ष क्या है, उसको ज़रूर लिखिए। और साथियों 1-2 कोटेशन ज़रूर इस निबंध में प्रयोग करेंगे। आप सभी के लिए स्पेशल तौर पे मेरे द्वारा कोटेशन तैयार किया जाना है इस टॉपिक पर, और उस कोटेशन को आप विदेश नीति से संबंधित किसी भी टॉपिक में ज़रूर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज आप सभी को बताया गया है कि कैसे एक बेहतर निबंध लिखकर आप अधिकतम अंक प्राप्त करने की क्षमता को डेवलप कर सकते हैं। आज आप सभी के बीच 2 लोगों का निबंध दिखाया गया और उन 2 निबंध के माध्यम से आप सभी को बताया गया कि आप सभी निबंध में अधिकतम अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। साथियों आज आप सभी को फिर से बताना है कि इस निबंध से संबंधित टॉपिक की तैयारी के लिए आप सभी
किसी भी पत्रिका से अध्ययन कर सकते हैं और ख़ास तौर पे योजना पत्रिका में भारत की विदेश नीति के संबंध में अल्टीमेट टॉपिक आ चुका है। ख़ास तौर पे कोविड काल में भारत के फॉरेन रिलेशन और अदर कंट्री के साथ जो रिलेशन है उसके अल्टीमेट फैक्ट उस पत्रिका में आई हैं। तो उसको आप ज़रूर अध्ययन करिएगा ताकि आपको लेखन शैली में आपको सुधार करने का अवसर मिले। बल्कि जो वर्तमान में इंडियन फॉरेन पॉलिसी में जो नवीनता आई है, कुछ बदलाव आए हैं, भारत कौन कौन से नई नीतियों को बनाने वाला है, ये सब चीज़ से आप अवगत हो जाएंगे। और जब आप अवगत होंगे तो 100% फ्रेंड्स आप एक बेहतर निबंध लिखने का कला को डेवलप करेंगे। तो साथियों, इसी आशा विश्वास संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ और पूरा विश्वास है मुझे कि आप सभी आज की इस क्लासेस से बहुत कुछ सीखे होंगे और 100% आज की इस क्लास के माध्यम से आप अधिकतम अंक प्राप्त कैसे किया जाए निबंध में, इसको आप जान गए होंगे और निश्चित रूप से आप अधिकतम अंक प्राप्त करेंगे ही करेंगे। तो साथियों, आप सभी को ढेर शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।